वालेकुम नाजरीन, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है वो है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस के ऊपर कि वो असल में क्या था और उसमें हमने क्या अचीव किया और इंडिया जो है वो आने वाले दिनों में मज़ीद इसके ऊपर क्या कर सकता है और पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल क्या होना चाहिए और बैक एंड पे हमें क्या तैयारी करनी चाहिए। तो सबसे पहले तो जैसे आप जानते हैं कि तकरीबन 7 मई 2025 को जो ये इनकी टेंशन्स चल रही थी और इंडिया को हमले की तैयारी कर रहा था। तो 7 मई को जो है वो एक मस्जिद जो है उसको अटैक किया गया और उसके नतीजे में जो है लोगों की शहादतें हुई हैं, बच्चे भी बेचारे शहीद हुए हैं। और उसके बाद जो है एलओसी के ऊपर भी उनकी तरफ से फायरिंग, शेलिंग और उसके नतीजे में भी जो एक मासूम बच्चा वो भी शहीद हुआ और कुछ और लोग भी शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हुए। देन ये सिलसिला तकरीबन जो है वो 8-9 मई तक चला है, जिसमें जो इंडिया ने इसराइली जो है वो ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ड्रोन के ज़रिए मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर अटैक भी किया है। दैन कुछ जो है मिज़ाइल भी जो हैं वो भी उसने पाकिस्तान के अंदर फायर किए हैं, जिसमें जो एक एयर बेस था उसको भी जो है वो हिट करने की कोशिश की गई, ठीक है। और वहाँ पर माइनर सा नुकसान हुआ है, लेकिन उससे जो है कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। तो जब उसने मिज़ाइल फायर किए हैं तो उसके बाद जो है वो इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया और इसको ये जो नाम दिया गया वो कुरान से लिया गया, जिसका मकसद ये है कि अल्लाह की राह में सीसा पिलाई हुई दीवार, ठीक है। तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा अच्छा नाम था और इसका मकसद भी यही था कि पूरी कौम जो है वो इस सारे मसले में इकट्ठी है और दुश्मन को एक सफ़ के ज़रिए जवाब देना चाहती है और वो हम देंगे, ठीक है। तो उसके बाद हुआ ये कि तकरीबन सुबह के वक्त जो है इन्होंने अटैक करना शुरू किया अल-फतह मिज़ाइल से। दैन जो है वो ड्रोन्स के ज़रिए, दैन फिर आपके जो एयर स्ट्राइक था वो था थ्रू JF-17 और J-10C से, जिसमें जो उनका इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर है उसमें भी अटैक किया गया और उनके जो 6 बेसेस हैं इंडिया के उनको भी जो है वो टारगेट किया गया। और उसके बाद जो सबसे बड़ी कामयाबी थी वो ये थी कि इनका जो S-400 सिस्टम था, एयर डिफेंस सिस्टम, उसको जो है JF-17 थंडर ने जो है वो तबाह किया है। तो ये तो एक समरी सी है जो आप ऑलरेडी जानते हैं, लेकिन इंडिया का ये चीज़ करने का मकसद जो मोदी का था बाय हिज गोदी मीडिया कि वो क्या करना चाह रहा था। बेसिकली मोदी जो है वो अपने आप को एक सक्सेसफुल रूलर के तौर पर इंडिया में अपने आप को मनवाना चाहता था और उसका जो एंटी पाकिस्तान एजेंडा है वो अगर उसको उसने मज़ीद मजबूत करना था और उसके ज़रिए ही उसने इलेक्शन जीतना था। तो वो सब करने के लिए जब उसके पास अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसी चीज़ बची नहीं तो उसने कुछ ऐसा करने की कोशिश की कि यहाँ पर जो है वो दहशतगर्दों के ठिकानों पे हमला करना है। और उन्होंने जो है वो पहलगाम जो अटैक है टूरिस्ट को मारा गया है, तो वो यहाँ पे छुपे हुए हैं, वो ज़िम्मेदार है। बेसिकली एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था उनका और मकसद यही था कि जो मोदी है उसकी जो पॉपुलैरिटी है मज़ीद ग्रो करे और वो नेक्स्ट इलेक्शन में जीत सके। तो उसके बाद अगर वो इस चीज़ में कामयाब हो जाता तो मोदी को जो इंडिया में फ़ोकियत मिलनी थी वो शायद आज तक किसी रूलर को नहीं मिली। यही वजह थी, जो ताकत होती है, जो ताकत का नशा होता है वो मज़ीद बढ़ता है, कम नहीं होता। तो वो मज़ीद नशे को लेने के लिए जो उसने कोशिश की तो उसमें वो ख़ुद जो है वो उसकी जो सियासी
पॉपुलैरिटी थी, मकबूलियत थी, वो सारी ख़त्म हो गई। तो अब इसके पीछे उसका सिर्फ एक तो बाज़ाहिर ये था कि पहलगाम का जो अटैक हुआ पाकिस्तान ने कराया, उसके टूरिस्ट्स को जो जो वहाँ पे ट्रैवलर्स थे उनको मारा गया है और पाकिस्तान ने किया, और वो लोग जो है वो पाकिस्तान में बावलपुर में या दूसरी जगहों पर छुपे हुए थे और हमने वहाँ पे अटैक किया और वो इस हमले के बाद जो है वो सारे लोग मारे गए। ठीक है, हालांकि आप अब डिटेल्स में अगर जाए, फ़र्ज़ कर लें कि वहाँ पर दहशतगर्द थे, फ़र्ज़ कर लिया, जो कि नहीं थे, तो आपने जिन लोगों को हिट किया वहाँ पे तो बच्चे जो हैं वो मारे गए हैं, औरतें मारी गई हैं, तो वो कहाँ पर उनका एविडेंस है कि वो वहाँ पर शामिल थे इस अटैक में, और वो क्या सबूत है जिसके ज़रिए आप जो है किसी मुल्क के ऊपर या कई लोगों के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो ये हमला करवाते हैं या उन्होंने ये हमला करवाया है। ठीक है, तो जो कि उनके पास सबूत तो कोई नहीं था, सिर्फ मकसद कुछ और था, कर कुछ और रहे थे और अचीव कुछ और करना था। तो इस मामले के बाद हुआ क्या कि वो उनका ऑपरेशन जब फेल हुआ है और यहाँ से एयरफोर्स ने जो सबसे ज़बरदस्त अटैक किया है, क्योंकि हमारा मोस्ट ऑफ द टाइम जो अटैक रहा है वो बाय एयर ही था, और इसके ज़रिए उनके जो जब 6 लड़ाका तैयारे गिरे, 5 पहले और 1 बाद में, फिर LOC के ऊपर भी उनका काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और जिसके बाद जो है जो ट्रम्प था, जो शुरू में न्यूट्रल था, उसने कहा कि इनका अपना मसला है वो हल कर लेंगे। तो बेसिकली ये था कि आप इस मामले में करो, अटैक करो, तो जो भी होगा वो देख लेंगे, ठीक है, हम आपके साथ हैं। ये इंडिया को पैगाम था। लेकिन बदले में जब उसने रशिया का भी डिफेंस सिस्टम उसका ख़त्म हो गया, उसने जो राफेल जो फ्रांस से लिए थे वो भी फेल हो गए। तो तीसरी चीज़ फिर उसके बाद जो अमेरिका से उसने हथियार लिए हुए थे वो उसने यूज़ करने थे। ठीक है, और जिसकी वजह से फिर ट्रम्प को आना पड़ा कि कहीं वो इस्तेमाल हुए तो क्या पता वो फेल ना हो जाए, और उससे जो है उनकी जो जितनी वो डिफेंस इंडस्ट्री है वो सारी तबाह हो जाएगी, उसका शेयर्स और उसकी जो मार्केट है वो सारी नीचे आ जाएगी। तो उसको बचाने के लिए फिर ट्रम्प ने ये कार्ड खेला है कि ये जो दोनों मुल्क थे एटॉमिक जंग के दाने के ऊपर थे, तो मैं ये नहीं चाहता हूँ कि ये जंग बढ़े, तो दोनों मुल्कों को जो है वो आपस में मिलकर जो है वो इस मसले को ख़त्म करना चाहिए और सीज़ फायर कराना चाहिए। तब वो इस मसले में आया। और दूसरा ये था कि कोई भी मुल्क ये चाहता तो नहीं था, चीन भी नहीं, रशिया भी नहीं, कुछ और ईरान भी नहीं, ये सारे मुल्क तो नहीं चाहते थे कि ये जो है टेंशन बढ़े, क्योंकि ऑलरेडी एक जंग चल रही है इसराइल और उसकी फ़लस्तीन में, तो बदले में यहाँ पे भी एक सिस्टम स्टार्ट हो जाए तो ये खुदा न खास्ता तीसरी जंग अजीम भी बन सकती थी। तो इसलिए वो चाहता तो कोई नहीं था, लेकिन ये है कि बैक एंड पे ये चीज़ थी कि जो मुख्तलिफ रिसर्चेस आती हैं कि बैक एंड पे ये था कि इंडिया को इस्तेमाल करके अमेरिका पाकिस्तान को कमज़ोर करके और देन चीन को कमज़ोर करना था उस खित्ते में, तो जो कि ज़ाहिर है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ट्रम्प का मेन इस वक्त जो एनिमी है वो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल थ्रेट जिसको आप बोल रहे हैं और जिसको आप डिफेंस थ्रेट बोल रहे हैं वो चाइना है। वो अब रशिया कम है, चाइना ज़्यादा है, तो वो अब चाइना को कमज़ोर करने के लिए ये सारी चीज़ की गई है, और फ्रंट पे जो है वो इंडिया को लीड कराया गया और पीछे बैक एंड पे अमेरिका और जो इसराइल है उसने पूरी तरीके से इसको सपोर्ट किया इस जो ये लिमिटेड वॉर थी। लेकिन इसमें वो पूरी तरीके से फेल हुए हैं, क्योंकि जब चाइना ने पाकिस्तान को जो है वो पूरी तरीके से सपोर्ट किया है डिफेंस में भी, फिर मुख्तलिफ तरह के आलात में भी, तो जब उनको इस्तेमाल करके मज़ीद पाकिस्तान ने एक अच्छा रिस्पॉन्स जब उनको दिया और उनके काफ़ी ठिकानों को तबाह किया, तो फिर उनको समझ लगी कि नहीं हम ये मामला गलत तरीके से जा रहा है, हम इसमें कामयाब नहीं हो सकते। तो उसके बाद जो है वो ये सीज़ फायर हुआ है। लेकिन ये सीज़ फायर का मतलब ये जो है वो हरगिज़ नहीं है कि वो
इंडिया दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। ये उनकी आदत है कि 4-5 साल बाद फिर कोई ना कोई ऐसी चीज़ करते हैं, क्योंकि वो वहाँ पे सारा इलेक्शन चलता ही इस चीज़ के ऊपर। तो ज़ाहिर है जो जितने एंटी मुस्लिम्स या एंटी पाकिस्तान कैंपेन के ऊपर आते हैं, उनको ऐसा कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो लिहाजा ये जो है वो इंडिया आगे चल के कुछ ना कुछ ज़रूर प्लान कर रहा होगा, और उसके बदले में ये भी बिल्कुल नहीं है कि चाइना, पाकिस्तान या तुर्की, ईरान जो है ये सारे अभी खामोश बैठे हुए, नहीं। ये भी इंटरनल जो है वो तैयारी सारी अपनी कर रहे हैं, और करनी चाहिए कि मज़ीद जो है उनसे बेहतर टेक्नोलॉजी बनानी चाहिए। 5th से 6th जनरेशन जो है वो लड़ाका तैयारी बनानी चाहिए, डिफेंस सिस्टम मजबूत करना चाहिए, और आपकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग है वो भी ज़्यादा बेस्ट होनी चाहिए। तो ये इसके ऊपर तो ज़ाहिर है ये तैयारी कर रहे हैं, और ये होगी भी। लेकिन इंडिया जो है वो भी अब, क्योंकि उनको एक ज़ख्म लगा हुआ है, तो ज़ाहिर है वो अब अपने नुकसानात को पूरा करने के बाद कुछ ना कुछ मज़ीद ऐसी हरकत कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि वो एयर डिफेंस टेक्नोलॉजी में उनके पास बहुत लिमिटेड है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, तो वो ये कोशिश कम ही करेंगे। और उनकी ज़्यादातर अब कोशिश ये होगी कि इंटरनली तौर के ऊपर पाकिस्तान को कमज़ोर किया जाए, इंटरनली तौर पर जो है उनके जो टारगेट्स हैं वो अचीव किया जाए। तो लेकिन ये चीज़ तो एक तरफ मतलब रहेगी, क्योंकि ये इनकी टेंशन तो आज से तो नहीं है, 1947 से ही है, और ये चलती रहेगी जब तक कि दोनों मुल्क जो है वो किसी ऐसे एग्रीमेंट के ऊपर नहीं आते कि जो दोनों मुल्कों के लिए अच्छी तरफ जाने के लिए बेहतर हो। तो जब तक ऐसा कोई इकदाम नहीं करेंगे, तो तब ये वार जो है वो सिस्टम चलता रहेगा। उसके बाद जो कुछ अहम चीज़ है वो ये है कि इस ऑपरेशन के ऊपर जब इंडिया को शिकस्त हुई है, तो कुछ उनके जो यूट्यूबर्स हैं, जैसे एक वो राठी है, और वो उसने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर, जो कि वो पहले उसको जो फ़ैन फॉलोइंग उसकी काफ़ी ज़्यादा थी कि फैक्ट्स के ऊपर बात करता है जी, रियल बात करता है। और ड्यूरिंग जो उसकी इलेक्शन कैंपेन थी मोदी की, उसमें भी उसने काफ़ी उसको क्रिटिसिज्म किया था कि ये इसका मकसद कुछ और है, और ये है वो है, ठीक है। तो बज़ाहिर लगता था कि उसके ख़िलाफ़ है। लेकिन अब जब ये ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन बुनियान मरसूस, और वो उनका सिंदूर जब फेल हुआ है, तो उसमें उस बंदे ने खुल के जो है वो पाकिस्तान की न सिर्फ मुखालफत की है, बल्कि एक फेक न्यूज़ के ऊपर और फेक एजेंडे के ऊपर जो है पाकिस्तान को मोर्द इल्ज़ाम ठहराया है। और उसके बाद जो है वो जो झूठी खबर थी उसको पाकिस्तान के साथ जोड़ा है, और ये भी कहा है कि अंदर से इंटरनल कुछ तैयारियाँ इनकी थी इंडिया के ख़िलाफ़, और ये और वो, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो सिंदूर जो है वो लॉन्च किया गया है, और पहलगाम अटैक में ये हुआ वो हुआ, मतलब जो वो झूठ बोल सकता था उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये इस मामले में बोला। हालांकि उसको एक तहकीक करनी चाहिए थी, और तहकीक के बदले में कुछ ऐसा काम करना चाहिए था कि जिससे कुछ वाज़ेह पिक्चर सामने आती कि असल में मामला है क्या, लेकिन उसने ये नहीं किया। तो ऐसे जितने भी जो यूट्यूबर हैं जो इंडिया के, जिनकी फ़ैन फॉलोइंग पाकिस्तान में भी है, मैं समझता हूँ कि जो लोग पाकिस्तान में उनको चाहिए कि जो उनको फॉलो करते हैं, उनको सब्सक्राइब किए हुए हैं, उनको अपनी वजह से फ़ायदा दे रहे हैं, तो उनको फुल फोर जैसे बुनियान मरसूस से उनको शिकस्त हुई, इसी तरीके से एक डिजिटल वार आप भी ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ स्टार्ट करें, और उनको ऐसे सब्सक्राइब करें जैसे उनके ऊपर जो है ना वो डिजिटल हमला हुआ है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा उनको अनसब्सक्राइब करेंगे, तो फिर उनको पता चलेगा कि मेरी गलती है क्या और मैंने ये क्यों किया है। और एक तो आप जो है वो इल्ज़ाम लगाते हैं, देन अटैक करते हैं, देन जब आपका मिशन फेल होता है, तो फिर सारे का सारा इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान ये चीज़ इस वजह से की है, तो ये चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं, जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। तो ये एक जस्ट रिएक्शन वीडियो थी, और इसमें क्योंकि
राठी की कुछ क्लिप्स मैंने देखे हैं और उसमें वो पाकिस्तान को इस मसले के ऊपर इल्ज़ाम दे रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि कुछ जो यूट्यूब कम्युनिटी है पाकिस्तान से, उनको चाहिए कि ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स का कि जो आपको इस्तेमाल करके अपने फ़ायदे के लिए आपके ख़िलाफ़ काम करते हैं, उनको फिल फॉर आप अनसब्सक्राइब करें और उनको हो सके अगर आप रिस्पॉन्ड भी करें, लेकिन अनसब्सक्राइब उनको लाजमी करें, क्योंकि उनकी ऐसे लोगों की बेस्ट पावर ही यही है। उसके पास और कोई ताकत नहीं, सिर्फ ये है कि उसके कुछ मिलियंस फॉलोअर हैं और आधे तो कम से कम पाकिस्तान से होंगे ही होंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो यूट्यूबर पाकिस्तान के हैं जो मतलब न्यूज़ के ऊपर उनकी डेप्थ डिटेल है, उनको भी चाहिए कि जो जैसे सैयद मुज़म्मिल शाह ने और मंसूर अली खान ने जवाब दिया, उनको भी ऐसे ही राठी को जवाब देना चाहिए और अपनी वीडियो में ये बार बार कहना चाहिए कि इसको अनसब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इसकी पावर है, ठीक है। जितना इसको अनसब्सक्राइब होगा, इसको पता होगा कि मैंने गलती की, और जब तक वो अपनी गलती से उसको दुरुस्त ना करे, उसको ठीक ना करे, उसको दोबारा आप कभी भी फॉलो ना करें। तो उम्मीद है आपको ये एक रिएक्शनल वीडियो पसंद आई होगी। मुझे अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।